नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइको के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रीट सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, है ना। क्योंकि साइको का जो सिलेबस है सभी में लगभग सेम है ना, और भिन्न है। तो हमने जो 30 प्रश्नों का जो पेपर बनाया है वो उसी हिसाब से बनाया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में बालक में अहम केंद्रवाद हावी होता है। जीन पियाजे ने बताया था अहम केंद्रवाद, यानी बच्चा जब स्वयं से ही बातें करता है ना, स्वयं से जब बातें करता है किसी चीज़ पर वो केंद्रित, है ना, ध्यान केंद्रित करके बात करता है, स्वयं से बात करता है, उस चीज़ को अहम केंद्रवाद कहा जीन पियाजे ने। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया उसकी कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, है ना। तो वो 4 अवस्थाएं हैं इंद्रिय अनुगतिक अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष की है। पूर्व संक्रियात्मक ये 2 से लेकर 7 वर्ष की है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक बात करें तो 7 से कहीं पे 11 है, कहीं पे 12 है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करूं तो फिर ये 11-12 से लेकर आगे है, कहीं पे 15 भी दिए हुए और या 15 प्लस अब 12 से अधिक रखो, ठीक है। तो इसमें देखिए उन्होंने ये बताया था कि जो दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 है ना, तो इस अवस्था में बालक में अहम केंद्रवाद हावी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, संवेग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ना। संवेग कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया। तो देखिए संवेग का आपको बता दूं, संवेगों के बारे में किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने बताया था, ठीक है। और संवेग मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होता है। अब 2 प्रकार के होते हैं कौन कौन से, तो देखिए एक तो होता है दोस्तों सकारात्मक, कौन सा होता है, सकारात्मक, है ना। और दूसरा होता है आपके नकारात्मक, ठीक है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के संवेग होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक है मतलब ये क्या है, इनको सुखकर संवेग बोलते हैं ना, सुख देने वाले, ठीक है। और नकारात्मक को क्या बोलेंगे, दुखदायी या कष्टकारक, ठीक है। यानी कि जो दुख देते हैं। तो देखिए सुखकर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आनंद है, प्रेम है, हर्ष है, आमोद है, उल्लास है ना, यानी खुशी से संबंधित जो सकारात्मक है। और नकारात्मक क्रोध, चिंता, घृणा, भय, दुख, ईर्ष्या ना, ये क्या है, ये नकारात्मक संवेग है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 2 है आपके वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों कि वायलिन बजाना किस प्रकार का सीखना है। अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रश्न को घुमाया हुआ है ना। अब ये किस टॉपिक से पता आपको, ये सीखना और क्या कहते हैं, अधिगम। तो अधिगम के टॉपिक से प्रश्न है, बस यही है कि अधिगम को सीखना कहते हैं। अब कहीं पे ऐसे पूछा जाता है कि वायलिन बजाना किस प्रकार का अधिगम हो रहा है, कहीं पे ये पूछा गया है कि वायलिन बजाना किस प्रकार का सीखना। प्रश्न को ऐसे ही घुमाया जाता है प्रश्न, है ना, एग्जाम में। तो देखिए वायलिन बजाना किस प्रकार का सीखना, ये पहले एचटेट में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए संज्ञानात्मक सीखना देखिए संज्ञानात्मक, गत्यात्मक और भावात्मक, ये 3 प्रकार से होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक में होगा जो मानसिक प्रक्रियाओं से सीखा जाता है ना, मानसिक मस्तिष्क बुद्धि का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा, है ना। यहाँ पे हो रहा दोस्तों वायलिन बजा रहे हैं मतलब गति कर रहे हैं, है ना। गत्यात्मक या जिसे कहते हैं क्रियात्मक या जिसे बोलते हैं गामक, है ना, यानी जो इंद्रियों से कर रहे हैं, हाथों से वायलिन बजा रहे हैं वो, है ना, तो इसका मतलब वो क्रिया कर रहा है, तो गत्यात्मक सीखना हो जाएगा। भावात्मक, भाव, विचार, चिंतन, ना वो होता है, उपयुक्त सभी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 3 है आपके वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर कि मनुष्य के बौद्धिक दांत कितने होते हैं। अच्छा प्रश्न है मित्रों, मनुष्य के बौद्धिक दांत कितने होते हैं। तो देखिए बौद्धिक दांत है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है, 4, है ना। यानी कि मनुष्य के बौद्धिक दांत 4 होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये प्रत्येक व्यक्ति के नहीं आते। प्रत्येक व्यक्ति के होना ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के 4 बौद्धिक दांत होना। बौद्धिक दांत यानी बुद्धि वाले दांत, है ना। अगर पूछे कि किस अवस्था में विकसित होते हैं तो दोस्तों किशोरावस्था में ये विकसित होते हैं ना। किस अवस्था में, किशोरावस्था में ये विकसित होते हैं बौद्धिक दांत, है ना। इनकी संख्या कितनी, 4। इससे पहले 27 से 28 होते हैं, वो बाल्यावस्था तक आपके विकसित हो जाते हैं। फिर जो किशोरावस्था आती है तो इसमें 4 और होते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि भाई 32 दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। लीजिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायः छोटे बालकों और पशुओं में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्रायः जो एक तो छोटे बालक होते हैं और एक पशु होते हैं,
दोनों देखिए नादान होते हैं, इनमें देखिए चिंतन करने की क्षमता नहीं होती, ना तो पशुओं में होती ना ही छोटे बालकों में, तो इसलिए दोनों एक समान है। ठीक है, इनमें किस प्रकार का चिंतन बढ़ जाता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक, प्रतीकात्मक या सवलीन चिंतन, कौन सा होता है ना? तो देखिए दोस्तों, जो सवलीन चिंतन है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो वास्तविक जिंदगी से हटकर जो काल्पनिक इच्छाएं करता है वो सवलीन चिंतन में होती है ना। यहाँ पे ऐसे कोई कहा गया नहीं है। ठीक है, अब बाकी तीन के बारे में देख लेते हैं, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक और प्रतीकात्मक। ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखिए जो कल्पनात्मक चिंतन है इसका आधार होता है मानसिक प्रतिमाएं, है ना, यानी कि स्मृति से, स्मृति के आधार पर ही तो कल्पना करेगा, है ना, स्मृति के आधार पर कल्पना करेगा। और इसमें ये याद रखना है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, यानी कोई भी चीज़ सामने नहीं होती है तभी तो कल्पना करनी पड़ती है उसकी, है ना। तो ये होता है कल्पना चिंतन। ठीक है, सवलीन चिंतन, काल्पनिक इच्छाएं, है ना, अधूरी इच्छाएं, वो सवलीन चिंतन में आ जाती है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन ये सबसे निम्न स्तर का चिंतन है, सबसे निम्न है। और दोस्तों यही वो चिंतन है जो छोटे बालकों और पशुओं में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें संवेदना व प्रत्यक्षीकरण पाया जाता है ना। और इसमें कैसा है, यानी कि जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसी पर चिंतन करेंगे, उसी पर केंद्रित हो जाएंगे। छोटे बालक और पशु दोनों समान है ना। तो यही होता है इसमें, इसीलिए इसको निम्न प्रकार का चिंतन बताया गया, क्योंकि छोटे बालक और पशुओं में पाया जाता है ना। इसका उदाहरण है जैसे एक छोटा बच्चा है ना, एक बार अग्नि से जल गया ना, तो दूसरी बार अग्नि के पास जाने वैसे सोचेगा कि मैं इससे जल जाऊंगा, है ना। तो ये होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तीसरा होता है दोस्तों प्रतीकात्मक चिंतन। ये होता है सबसे उच्च प्रकार का चिंतन। सबसे निम्न कौन सा? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। सबसे उच्च कौन सा मित्रों? तो प्रतीकात्मक चिंतन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्ववर्ती या पूर्व अनुभव है ना, उनके आधार पर फिर चिंतन किया जाता है। यानी जो समस्या है उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है ना, सूक्ष्मता से विश्लेषण करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है ना, यानी गहन सूक्ष्म विश्लेषण होता है इसमें। यह होता है सबसे उच्च प्रकार का चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन। तो मित्रों यहाँ पर आपके जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा प्रश्न है कि अंतर्मुखी बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए अंतर्मुखी बालक और बहिर्मुखी बालक, है ना, यंग ने ये 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। फिर उनके जो शिष्य है उन्होंने तीसरा और बताया था, है ना, उभयमुखी। तो देखिए अंतर्मुखी बालक की विशेषता कौन सी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखिए बहादुरी के कार्य में रुचि रखना, ज़्यादा चिंतन करना, अच्छे वक्त नहीं होना या कम सामाजिक विकास होना। तो देखिए दोस्तों कम सामाजिक विकास होना बिल्कुल ये विशेषता है, यानी कम सामाजिक विकास होना ना। सामाजिक विकास ज़्यादा किनका होगा? बहिर्मुखी का होगा, तो ये तो ठीक है। अच्छे वक्ता नहीं होना सही है, वक्ता मतलब बोलने वाला ना। अब देखिए अंतर्मुखी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते, सही चीज़ है ना, नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी है। ज़्यादा कौन बोलेगा? जिनका अच्छा सामाजिक विकास होगा, जो समाज में बैठेगा उठेगा ना। तो अच्छे वक्ता नहीं है लेकिन लेखक जरूर है, अगर ऐसे भी पूछा जाता है ना। इसीलिए मैंने ये परिभाषा रखी इसकी, ये विशेष मतलब इसको एक विकल्प बनाया कि अच्छे वक्ता नहीं होना। ऐसे भी आ सकता है कि लेखक होना किंतु अच्छे वक्ता नहीं होना। किसकी? अंतर्मुखी। लेखक होते हैं वो ना, लिख सकते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते ना। ज़्यादा चिंतन करना बिल्कुल सही चीज़ है ना भाई। ये क्या होता है, अकेले बैठना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं ना, है ना। ये बहादुरी के कार्य में नहीं, ये तो डरपोक होते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं किसी चीज़ में ना। बहादुरी कार्य में जो रुचि रखता है वो कौन रखता है? वो जो बहिर्मुखी होता है दोस्तों, बहिर्मुखी होता है वो। जो बहिर्मुखी बालक है वो बहादुरी कार्यों में रुचि रखेगा, आक्रामक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 6 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनस्ताप का जिम्मेदार कारण क्या है? मनस्ताप मानसिक स्वास्थ्य, है ना, कुसमायोजित होना। मानसिक स्वास्थ्य समायोजित नहीं होना उसे मनस्ताप कहते हैं, है ना, जिसमें अवसाद, कुंठा, द्वंद्व, संघर्ष, है ना, इनसे ग्रस्त होते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कारण कौन है? देखिए वंशानुक्रम, जन्मजात कारण है ना, जन्म से कोई विकलांग है, उसका जीवन भर उसको क्या दिक्कत हो गया ना, मनस्ताप रहेगा, अवसाद रहेगा, द्वंद्व, संघर्ष रहेगा उसके जीवन में। तो वंशानुक्रम बिल्कुल जिम्मेदार कारण है। समाज ऊंच नीच भेदभाव की भावना करेगा उसके साथ, बिल्कुल। और देखिए निर्धनता होती है तो निर्धनता से भी कुंठा, संघर्ष, है ना, ये चीज़ें होती है, दबाव वगैरह। तो उपयुक्त सभी कारण यहाँ पे मनस्ताप के लिए जिम्मेदार कारण है मित्रों। तो प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? देखिए मित्रों मूल्यांकन के कुल प्रकार है 4। मूल्यांकन के कुल प्रकार कितने हैं? 4 है। कौन सा नहीं है ये पूछा, ध्यान में रखना, ये नहीं वाला। ठीक है,
यहाँ पे आप गड़बड़ मत करना। देखिए निर्माणात्मक बिल्कुल है ना, बालक रचना करके सीखे, ज्ञान की रचना करके सीखे ना, शुम सीखे, निर्माणात्मक ना, ये समय समय अवधि अंतराल पर किए जाते हैं, निर्माणात्मक रचनात्मक हो गया। एक होता है योगात्मक, प्रत्येक सत्र के अंत में, पिछली बार रीट 2018 में एग्जाम में प्रश्न आया है ना, जो प्रत्येक जो सत्र के अंत में होते हैं रीट 18 में, जो लेवल 1 है दोस्तों, वहाँ पे प्रश्न सब पूछा गया, प्रत्येक सत्र के अंत में वो कौन सा मूल्यांकन होता है, वो मित्रों योगात्मक मूल्यांकन होता है ना। और CCE यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्र आते हैं ना, तो ये भी मूल्यांकन का है। मानक प्रकार यहाँ पर नहीं है, तो 3 प्रकार तो हो गए, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। एक और है, और वो चौथा कौन सा है, वो है निदानात्मक व उपचारात्मक मूल्यांकन या परीक्षण। ठीक है, ये चौथा है मित्रों ना। ये 4 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस क्या है ना। एक जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस क्या है। तो देखिए RTE 2009 का प्रश्न है ये। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 से प्रश्न ये पूछा है कि एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने, 180 है, 200 है, 210 है या 220 है। तो मित्रों जो एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 के लिए पूछा गया दिवस वो कितने हैं, 220 दिन है ना, एक 6 से 8 के लिए। ठीक है, जबकि जो 200 होंगे मित्रों वो होंगे 1 से 5 के लिए। और एक शिक्षक अगर घंटे पूछे पढ़ाने के, तो यहाँ पे तो आ जाते हैं 800 घंटे, और यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 1000 घंटे, 6 से 8, 800 घंटे हो जाएंगे 1 से 5 के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपके प्रश्न संख्या 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर, और ये लीजिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 कि टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है ना। अब देखिए टोरेंस का हो या किसी और का भी है ना, सृजनात्मकता जो परीक्षण हो, सृजनात्मकता किससे संबंधित है, अब अपसारी है या अभिसारी है, तो अपसारी है मित्रों ना, अपसारी सृजनात्मकता मापन से संबंधित है ना। यहाँ पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, बस यही ध्यान रखना ना। अब दूसरा कौन सा होता है मित्रों, दूसरा होता है अभिसारी। कौन सा हो जाता है, अभिसारी है ना। वो अभिसारी मित्रों बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, अभिसारी किससे है, बुद्धि से, ये याद रखना। तो देखिए चित्र का बालक निर्माण कर रहा है, रचना करता है, इसका मतलब वो क्या है, सृजनात्मक है, तो ये तो सही है। पूछो और अनुमान लगाओ। अब देखिए वो अनुमान लगा रहा है और उससे पहले प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन सा प्रश्न पूछूं, इसका मतलब वो सोच समझ रहा है, वो सर्जन करेगा पहले तो प्रश्न का ना, निर्माण करेगा। फिर है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग करा, इसका मतलब सर्जन बालक है, बिल्कुल सृजनात्मकता मापन हो रहा है यहाँ ना। लेकिन एक लंबी कविता याद करना, ये तो जो का जो है, यहाँ कौन सा सृजनात्मक मापन परीक्षण नहीं हो रहा। लंबी कविता को याद करा तो वो बुद्धि को सहारा लेगा, वहाँ पे अभिसारी होगा, नहीं कि अपसारी ना। लेकिन सृजनात्मकता मापन तो अपसारी से संबंधित है। तो मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है मित्रों, प्रश्न संख्या 11 है कि जो छात्रों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से छात्र क्या होते हैं। छात्रों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से छात्र क्या होते हैं। प्रश्न होते हैं उत्साहित होकर और अच्छा कार्य करते हैं, नियमित हो जाते हैं, या फिर हतोत्साहित हो जाते हैं ना। तो देखिए हतोत्साहित होते हैं, निराश। अगर हम छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में बता रहे हैं, हाँ आपने अच्छा किया ना, आप प्रगति अच्छी की आपने ना, उन्नति जो अवनति नहीं उन्नति के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए हतोत्साहित होता है, निराश नहीं, वो प्रोत्साहित होते हैं ना। नियमित हो जाते हैं, उसके बाद मतलब वो स्कूल आना नियमित कर देते हैं, तो ये तो वो पहले ही नियमित आएंगे ना, तो ये चीज़ भी गलत है। प्रसन्न होते तो केवल प्रसन्न होकर, बल्कि वो क्या होंगे, वो उत्साहित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको जो प्रगति के विषय में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी पुनर्बलन है ना, शाबाशी मिल रही है उनको, पुनर्बलन मिल रहा है, उनकी प्रगति के बारे में उनको जानकारी मिल रही है, उनकी प्रशंसा की जा रही है ना। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है मित्रों कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले तो, है ना। देखिए सामूहिक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या है वो किसने की, ये प्रश्न है दोस्तों, है ना, सामूहिक बुद्धि की। तो देखिए
ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें दो जो विकल्प है डेनियल गोलमैन और सेलोवी मेयर, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत से, वे सुंदर ये बुद्धि परीक्षण से, ठीक है। अब देखिए डेनियल गोलमैन है, गोलमैन ने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी इन्होंने कि इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। बुक वेरी मोस्ट बुक है दोस्तों, इस बुक को याद रख लेना आप। इमोशनल इंटेलिजेंस, सुन लेना, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ठीक है। वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, और शुरुआत में है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये पुस्तक किसने लिखी? ये डेनियल गोलमैन की थी, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि जीवन में व्यक्ति की जो सफलताएं हैं उसका केवल जो 20% है मित्रों, कितना 20% है, वो जो बुद्धि लब्धि होती है, 20% केवल बुद्धि लब्धि के कारण उसकी सफलताएं हैं, और बाकी जो 80% योगदान है ना, वो सांवेगिक बुद्धि का योगदान है। ऐसा किसने बताया? डेनियल गोलमैन ने बताया, ठीक है। यानी सांवेगिक बुद्धि, इन्होंने उसके बारे में उसकी परिभाषा बताई, उसका प्रतिपादन किया, लेकिन इसकी वैज्ञानिक रूप से सैद्धांतिक व्याख्या व विश्लेषण किसने किया? वो किया था मित्रों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, USA के 2, सेलोवी और मेयर नामक मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या व विश्लेषण किया था। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12वां है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर, कि वह बुद्धि जिससे मनुष्य यंत्रों, मशीनों आदि के कार्य में विशेष रुचि लेता है कहलाती है ना। देखिए बुद्धि के प्रकार, एक तो था थॉर्नडाइक, कौन था? थॉर्नडाइक, और दूसरा था गेरट। दोनों ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई मित्रों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। सामाजिक जो समाज में बैठेंगे उठेंगे ना, सामाजिक जो मतलब कार्यकर्ता वगैरह है उनका होगा। अमूर्त पुस्तकीय ज्ञान से लेखक, दार्शनिक, विचारक, है ना, वो हो जाएंगे शिक्षक वगैरह। अब तीसरी बुद्धि इन्होंने कौन सी बताई? उसी का नाम मूर्त है, उसी का गामक है, उसी का यांत्रिक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगी। जो यंत्रों मशीनों के कार्य में लेते हैं, देखिए इसको मूर्त, देखिए इसको जो यांत्रिक बुद्धि यानी यंत्र मशीनों से संबंधित, इसलिए यांत्रिक बुद्धि कहा गया, है ना। हाथ से कार्य करते हैं इसलिए गामक कहा गया, और ये मूर्त बुद्धि है, ठीक है। इसमें जो भी मतलब चीज़ होती है वो सामने होती है, यंत्र मशीनों के साथ कार्य करते हैं, जैसे कारीगर है ना। ये मूर्त चीज़ें होती है, सामने होती है, कारीगर है ना। इसके अलावा जो मैकेनिक है दोस्तों, इंजीनियर है ना, ये होते हैं इसमें। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 13वां है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सन में हुई? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति किस सन में हुई थी? 1900 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1940 ईस्वी में? तो मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो हुई थी सन 1900 ईस्वी में, है ना। इससे पहले 1900 ईस्वी से पहले मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा थी, है ना, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, कि अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं वहाँ पे एग्जाम में। अधिगम के सिद्धांत है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रवर्तक है, और इनका गलत युग्म कौन सा है, असंगत जोड़ा कौन सा है ना। अनुकरण सिद्धांत हेगार्ड ने दिया, बिल्कुल सही जवाब है ना। अनुकरण सिद्धांत आप हेगार्ड का है, आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अनुकरण सिद्धांत हेगार्ड नहीं दिया था, सही है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही चीज़ है। और जो पुनर्बलन सिद्धांत है वो क्लार्क हल ने दिया, ये भी सही चीज़ है। लेकिन जो मित्रों संबंध प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है वो मैक्स वर्दीमर ने नहीं दिया था, है ना। वर्दीमर, कोहलर, कोफा, कर्ट लेविन, है ना, ये तो थे जो आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत है वहाँ पे। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, और प्राचीन अनुबंधन भी इसे कह सकते हैं ना। और इसके जो आपके प्रवर्तक थे मित्रों वो थे पावलोव। कौन थे? पावलोव थे। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16वां। प्रश्न संख्या 16वां है कि सृजनशील बालक का लक्षण होता है। जो सृजनशील बालक है उसका लक्षण कैसे होते हैं? कि परिश्रमी व दृढ़ निश्चय, ये तो बिल्कुल सही है ना। सृजनशील बालक यानी कि जो सृजन करेगा, किसी चीज़ का रचना करेगा तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा ना, और वो प्रतिभाशाली भी होता है। जरूर नहीं कि हर जो बालक होता है, लेकिन होता है, ठीक है। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला भी होता है। इसका मतलब है कि जो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 16वां है उसमें आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17वें पर।
अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17वां कि बुद्धि के सिद्धांत व प्रतिपादक का असंगत युग्म कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि के सिद्धांत व प्रतिपादक का असंगत युग्म, पहले हमने अधिगम के सिद्धांत का ऐसा प्रश्न देख लिया था, अब बुद्धि के सिद्धांत वाला देख रहे हैं। तो देखिए द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है, बिल्कुल सही कथन है ना। जी और एस फैक्टर इन्होंने बताए थे द्विकारक। बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है, तो ये भी कथन सही है ना। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया, और इसके अलावा दोस्तों जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन जो समूह कारक सिद्धांत है दोस्तों, कौन सा, जो समूह कारक सिद्धांत है वो हेब ने नहीं दिया, है ना। हेब ने कौन सा दिया, हेब ने दिया के और खे का सिद्धांत, ए और बी का सिद्धांत, है ना। उसमें फिर आगे सी किसने जोड़ा, वर्णन ने जोड़ा, है ना। हेब, डोनाल्ड ए हेब ने के और खे बुद्धि या ए या बी बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें सी बुद्धि किसने जोड़ी, वर्णन ने जोड़ी दोस्तों, ठीक है। जबकि समूह कारक सिद्धांत की बात करूँ मैं, ये दिया था थ्रस्टन व केली ने, थ्रस्टन और केली ने ना। इसे प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 17वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें पर। प्रश्न संख्या 18वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि हेगार्ट का अनुकरण अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष उपयोगी है। हेगार्ट ने दिया अनुकरण अधिगम सिद्धांत ये किस क्षेत्र में विशेष उपयोगी है, भाषा शिक्षण में, संगीत शिक्षा में, कला व नृत्य में, या उपयुक्त सभी में, है ना। तो देखिए हेगार्ट ने, ठीक है, हमने पहले भी ये प्रश्न पढ़ा है इसका, हेगार्ट का, इस वीडियो में। उसने देखिए सिद्धांत कौन सा दिया वो इस प्रश्न में बता दिया, गौर कीजिए। अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया हेगार्ट ने, है ना। मतलब उसने बताया कि जो बालक है वो सामाजिक जो व्यवहार है उनका अनुकरण करके ही सीखता है ना। तो ये चीज़ किस यानी किस क्षेत्र में ये चीज़ विशेष उपयोगी है ये सिद्धांत। तो देखिए भाषा शिक्षण, भाषा सीखने में भी अनुकरण काम आता है। संगीत सीखेंगे तो वो भी दूसरों को देख के अनुकरण करेंगे ना। और कला नृत्य भी ऐसे होते हैं ना, उपयुक्त सभी इन्होंने बताया कि ये विशेष उपयोग है इन क्षेत्रों में। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 18वां है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19वां है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है। यानी इनमें से जो कौन सा तत्व है वो अधिगम को सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, धनात्मक या सकारात्मक कारक नहीं है ना। तो देखिए रोचक विधियों का प्रयोग करते हैं तो यह तो अधिगम को प्रभावित करने वाला सकारात्मक कारक है बिल्कुल। इसके अलावा अधिगम है तो उचित वातावरण, तो अधिक सीखने के लिए उचित वातावरण होगा, सही वातावरण होगा तो भी धनात्मक कारक है ये तो, जबकि नहीं पूछा है। सशक्त अभिप्रेरणा, बहुत अच्छी तरह से मजबूत की हुई से प्रेरित कर रहे हैं तो ये भी ठीक है ना। नीरस विषय वस्तु नहीं होती है, विषय वस्तु अगर सरस होगी तो धनात्मक होगा, नीरस में तो नकारात्मक हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या जो 19 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही कथन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 क्या है दोस्तों कि SCT परीक्षण के जनक कहे जाते हैं। SCT व्यक्तित्व का परीक्षण है मित्रों, है ना। व्यक्तित्व परीक्षण विधि है ये। व्यक्तित्व है कि कौन सी विधि है ये मित्रों, प्रक्षेपी विधि है ना। यानी अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, अचेतन मन का अध्ययन। SCT पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, है ना। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसका जनक कौन है मित्रों, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पाइन व टेंडलर, मॉर्गन व मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक या सिगमंड फ्राइड। तो मित्रों जो पाइन और टेंडलर है इन्होंने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था, इसके जनक ये माने जाते हैं ना। यानी कि जिसमें अधूरे वाक्य होते हैं उनको पूरा करना होता है छात्रों को, जिससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। मॉर्गन व मुर्रे की बात करूँ, TAT दिया इन्होंने। लियोपार्ड बेलक की बात करूँ, CAT दिया इन्होंने। और सिगमंड फ्राइड थे वो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 20 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 है कि बाल्यावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। मित्रों जो बाल्यावस्था है इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। रोफ ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है, बिल्कुल सही कथन है।
है ना। रोस ने बाल्यावस्था को ही छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता, झूठ का काल कहा है। कोल व ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। मित्रों ये भी सही है, कोल व ब्रूस ने ही बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। और किलपेट्रिक ने इसे प्रतिद्वंद्वतात्मक समाजीकरण का काल कहा है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है ना। किलपेट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वतात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, मित्रों सही है। लेकिन बाल्यावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन है, गलत चीज़ है। समायोजन तो सबसे बड़ी समस्या किसकी है? किशोरावस्था में नहीं हो पाता है। तो मित्रों इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 21 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 देखिए, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। मित्रों जो व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है इसका आयोजन कब किया जाना चाहिए पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले या कभी भी। तो देखिए कभी भी तो हट जाएगा, कभी भी थोड़ी ना कर सकते। अब देखिए व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करें है ना, व्यक्तिगत जब शिक्षण करते हैं इसमें कठिनाई होती है ना, तो इसकी बजाय कौन सा करना चाहिए मित्रों? सामूहिक शिक्षण करना चाहिए ताकि बालक उसमें सीखे। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। एक जैसे व्यक्तिगत वाचन करवाए, मौन वाचन में ले लो, हिंदी की बात ले लो वहाँ पे ना, या शेषवर वाचन कराए तो ज़्यादा किससे सीखेगा? शेषवर से सीखेगा ना, यानी समूह में ज़्यादा सीखेगा वो। तो अब देखिए कि निदानात्मक परीक्षण के पहले देखिए विषय में जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी कमजोरी जो त्रुटि होती है बालक की उनको दूर करने के लिए कौन सा? निदानात्मक परीक्षण। अब मतलब उसके बाद आ जाता है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण, है ना। सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आता है। फिर कौन सा आता है? मतलब सामूहिक उपचारात्मक जो शिक्षण किया जाता है, और अंत में कौन सा किया जाता है? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण। यह क्रम है, यानी सबसे पहले निदानात्मक, फिर कौन सा? सामूहिक उपचारात्मक, और फिर कौन सा? फिर व्यक्तिगत उपचार। ये क्रम है। ठीक है, तो मतलब जो व्यक्तिगत का आयोजन किया जाना चाहिए वो किसके करेंगे? सामूहिक के बाद में करेंगे, नहीं कि इसके पहले। ये बाद में होगा, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद में ही व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो आपके 22 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही कथन है। आगे विकल्प है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना। इस संस्था का इस निर्माण करने के लिए जो राष्ट्रीय संचालन समिति है ना, वो समिति कौन सी थी मित्रों? वो थी प्रोफेसर यशपाल समिति, है ना। उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों। ठीक है, तो इस रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया? शिक्षा बिना बोझ के, बिल्कुल सही है। शिक्षा बिना बोझ के ना, तो ये तो इसका मुख्य सूत्र है, बिल्कुल सही है। आनंद से शिक्षा ग्रहण करना, आनंददायी शिक्षा, ये भी इसमें बिल्कुल है इसकी रूपरेखा में। और बाल केंद्रित शिक्षा भी बनाई गई कि ना ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित, इसका केंद्र बिंदु कौन रहे? बालक रहे ना, यानी कि उपयुक्त सभी विशेषता यहाँ पे हो जाएगी। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 23वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब, आकलन है वो मित्रों उद्देश्यपूर्ण कब होता है? आकलन यानी कि बालक के बारे में, है ना, छात्र के बारे में जो सूचनाएं ग्रहण करना आकलन कहलाता है। मूल्यांकन का ही ये भाग होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्यपूर्ण कब हो जाता है मित्रों? इससे छात्रों व शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, बिल्कुल सही कथन है। बाकी देखिए केवल एक बार ही वर्ष के अंत में नहीं, ये तो भाई निरंतर चलता रहेगा। इससे छात्रों में भय और तनाव हो, भय और तनाव के लिए थोड़ी ना किया जाता है। और छात्रों की उपलब्धियों में अंतर करना गलत चीज़ है, अंतर करना तुलनात्मक मूल्यांकन गलत चीज़ है ना। तुलनात्मक मूल्यांकन नेगेटिव चीज़ आ गई, कभी भी तुलनात्मक मूल्यांकन तो करना ही नहीं है ना। अगर तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हीनता का भाव आ जाएगा बालकों में, है ना, हीनता आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कथन सही हो जाता है कि इससे छात्रों की कमियों का, छात्रों की त्रुटियों का पता चल जाता है ना, उनकी क्या त्रुटियां हैं और क्या नहीं है, और इसको शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिल जाता है। इस प्रकार आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 24 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 है मित्रों कि अधिगम सोपान की सिद्धांत में अधिगम की समताओं के कुल कितने प्रतिमान बताए गए हैं? यानी कि जो अधिगम सोपान की सिद्धांत है
इसमें अधिगम की समताओं कुल कितने प्रतिमान बताए गए। देखिए इस प्रश्न को है मित्रों घुमाया गया है थोड़ा सा, ठीक है। अधिगम सोपाने के सिद्धांत दिया किसने था, ये दिया था रॉबर्ट एम गेने ने, RM गेने ने, ठीक है। गेने, ब्लूम, पियाजे, यही इनमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे ना। तो इन्होंने अधिगम कुल समताओं कितने प्रतिमान बताए। आपने बताया, आपको पता है कि RM गेने ने अष्टपदीय सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था मित्रों, अष्टपदीय सिद्धांत दिया था। बस यही पूछा गया इसमें कि समताओं कुल कितने, 8 प्रतिमान बताए, ठीक है। सबसे उच्च कौन सा हो जाएगा, सबसे उच्च हो जाएगा मित्रों समस्या समाधान, है ना। समस्या समाधान सबसे उच्च हो जाएगा। और सबसे अगर निम्न पूछे तो कौन सा हो जाएगा मित्रों, संकेत अधिगम सबसे निम्न हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस इनको हम देख लेते हैं पूरों को, है ना, कौन कौन से क्या है। तो देखिए मित्रों क्रम से देखते हैं। इसके जो अष्टपदी की है, जो रॉबर्ट एम गेने ने दिया था सिद्धांत मित्रों, ये अष्टपदी कौन कौन से हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हो जाता है, देखिए मित्रों हम जो उच्च क्रम से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा समस्या समाधान, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समस्या समाधान। उसके बाद आ जाता है सिद्धांत अधिगम। कौन सा आ जाता है, सिद्धांत अधिगम। उसके बाद कौन सा आ जाता है मित्र, संप्रति आ जाता है मित्रों। कौन सा आ जाता है, संप्रति सिद्धांत। फिर आ जाता है बहुविभेद। कौन सा, बहुविभेद, ठीक है। फिर आ जाता है मित्रों शाब्दिक अधिगम। फिर आ जाता है श्रृंखला अधिगम, है ना। फिर आ जाता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। और फिर आ जाता है संकेत अधिगम। ये अगर लिखे क्रम से तो संकेत अधिगम ऊपर आना चाहिए, लेकिन संकेत अधिगम है मित्रों, जो संकेत अधिगम है ये, ठीक है, ये तो आएगा सबसे निम्न में। लिखेंगे तो उधर क्रम में, मैंने तो उच्च से निम्न लिखा है, ठीक है। बाकी लिखा कैसे जाता है, 1 नंबर पर संकेत रहेगा, नीचे ये रहेगा ना। लेकिन निम्न स्तर का ये संकेत है, और जो समस्या है समाधान है वो उच्च स्तर का हो जाता है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 25 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही विकल्प है, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 क्या है कि फैशन शो और विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना की सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, कि फैशन शो और विज्ञापनों को देखकर, है ना, अनुकरण करना है। तो देखिए अनुकरण करना किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है मित्रों, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो देखिए जो अनुकरण करना है ये किसने बताया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ही तो बताया गया है कि दूसरों के व्यवहारों को देख कर सीखना, है ना। तो फैशन शो और विज्ञापनों को देखकर अनुकरण कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसका सही हो जाएगा ना। अन्वेषण अधिगम नहीं होगा, जेरोम ब्रूनर ने बताया। नैमित्तिक अनुबंधन स्किनर का है, आवश्यक अनुक्रम है, जो आवश्यकता का पदानुक्रम या अनुक्रम सिद्धांत हर्जबर्ग, अब्राहम हर्जबर्ग, है ना, मास्लो का सिद्धांत ये नहीं होगा, बल्कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या जिसे कहते हैं मित्रों प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, जिसे कहते हैं मॉडलिंग सिद्धांत, जिसे कहते हैं अवलोकनीय सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये दिया था मित्रों बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने बारबीडोल पे प्रयोग किया कि दूसरों को देखकर ही सीखा जाता है, अनुकरण करके ही सीखा जाता है ना। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 26 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर, कि बाल अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है मित्रों CAT, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, है ना। इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है, 5, 10, 20 या 30। ये किसने दिया मित्रों, ये 1948 में दिया था लियोपार्ड बेलक ने, लियोपार्ड बेलक ने दिया था मित्रों ये, है ना। तो इसमें कार्ड होते हैं 10, कितने होते हैं मित्रों, 10 होते हैं ना। ये 10 कार्ड होते हैं जानवरों के चित्रों के, ठीक है, जानवरों के। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्रश्न संख्या 27 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कथन किसका है, कि जीवन के शुरुआती जो 4-5 वर्ष है वहाँ पे बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कथन आया है परिभाषा वैलेंटाइन की है, क्रो एंड क्रो की, सिगमंड फ्राइड या वॉटसन की। तो मित्रों ये कथन है सिगमंड फ्राइड का ना। मनोविश्लेषणवाद के जो संप्रदाय के जो जनक है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मन के 3 प्रमुख प्रकार बताए, उन्होंने कहा कि जीवन के शुरुआती जो 4-5
वर्ष है उनमें बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ये फ्राइड ने बताया था। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 28 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 है मित्रों कि व्यक्ति के शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। व्यक्ति का जो शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत है ना, ये किसने प्रतिपादित किया था? शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण दिया, युंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो स्पेंसर, युंग और फ्राइड हट जाएंगे, बच्चा कौन? शेल्डन। शेल्डन ने मित्रों व्यक्ति का शारीरिक रचना संबंधी है ना, जिसे जो प्रकार सिद्धांत में आएगा, व्यक्तित्व का किस सिद्धांत में आएगा? प्रकार सिद्धांत, वो शेल्डन ने बताया। शेल्डन ने इसमें कितने बताए कुल प्रकार? 3 प्रकार बताए। ठीक है, 3 बताए। एक तो होता है मित्रों एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक जिसे बोला जाता है जो गोलाकार होते हैं, गोल वगैरह मोटे लोग है ना, गोलाकार होता है एंडोमार्फिक। दूसरा बताया इन्होंने मेसोमार्फिक। क्या बताया? मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक होते हैं जो आयताकार होते हैं, उनको बोला जाता है। और एक बताया था एक्टोमार्फिक। ठीक है, एक्टोमार्फिक ये हो जाते हैं जो लंबाकार, लंबे दुबले पतले। ठीक है, तो ये बताया था शेल्डन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 29 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30 पर मित्रों कि व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्तित्व का जो कुसमायोजन है वो क्या प्रकट करता है? कुसमायोजन यानी समायोजन नहीं है, संतुलित व्यक्तित्व नहीं है मित्रों। ये देखिए झगड़ालू प्रवृत्ति में होता है, बिल्कुल भाई झगड़ालू प्रवृत्ति, इसका मतलब व्यक्ति कुसमायोजित है तभी तो झगड़ रहा है। आक्रमणकारी के रूप में ये भी सही है, और पलायनवादी प्रवृत्तियों में तो ये भी सही है ना, पलायन कर रहा है इसका मतलब कुसमायोजन है ना। एक बालक अगर विद्यालय छोड़कर पलायन कर रहा है तो इसका मतलब वो कुसमायोजित है। जो समायोजित होगा वो नहीं करेगा, यानी कि सभी में यहाँ पे व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट हो रहा है मित्रों। तो प्रश्न संख्या जो 30 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो मित्रों ये थे आपके शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि किसके लगभग टारगेट रखना अपने को 25 प्लस या 27 प्लस क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए मित्रों। क्यों? क्योंकि रीट के लिए, एग्जाम के लिए आपको बहुत लंबा समय मिल चुका है, तैयारी अच्छी हो गई है मुझे पता है। तो ये आपको टारगेट रखना है कि ना किस किस के इतने सही हो रहे हैं। तो मित्रों ये ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।